स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स से। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स जैसे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था काफी सारी फिनोमिना ऑफ लाइट, कौन कौन सी, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस टाइप की फिनोमिना हमने पढ़ी थी, है ना। तो वेव ऑप्टिक्स में हम एक इस इंटरेस्टिंग टाइप की फिनोमिना पढ़ेंगे जिसमें हम वाईडीएससी पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये हम पढ़ेंगे। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, लाइट की कुछ फिनोमिना होती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। तो इन सब को हमने एज ए पार्टिकल, लाइट को हमने एज ए वेव ऐसे कंसीडर किया था। लेकिन कुछ फिनोमिना होती है लाइट की, जैसे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ऐसे करके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। साथ में पोलराइजेशन भी है, साथ में कॉम्पटन इफेक्ट भी है। कॉम्पटन इफेक्ट, कुछ ये प्रॉपर्टीज है लाइट की जिसे हम लाइट को एज ए वेव मान करके हम कंसीडर करते हैं। क्लियर है कि बात। लाइट की कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट तो इसमें आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है क्या बात। और कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इस इन फिनोमिना को, ये तो हम लाइट एज ए वेव कंसीडर करते हैं और लाइट एज ए पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं। क्लियर है क्या बात। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है ना, और मॉडर्न फिजिक्स में आता है। और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इससे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी। आई बात समझ में। आप इसे वेव की तरह कंसीडर करके कर सकते हो, लाइट एज ए वेव। तो लाइट की बेसिकली डुअल नेचर होती है। लाइट कैसे होती है, लाइट हैज डुअल नेचर, है ना। लिख लो, लिखो, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। 2 मिनट रुको, अभी मैं इसमें इंक डाल लेता हूं सब में। हाँ भाई, लिखो नेचर ऑफ लाइट, लिखो some phenomena, some phenomena of light, phenomena of light, like reflection, reflection, refraction, diffraction and polarization, polarization, ये फिनोमिना है कुछ, are explain on wave nature of light, wave nature of light. But फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हम पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई एंड कॉम्पटन इफेक्ट are explained on particle nature of light. क्लियर है कि बात। therefore light has
डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। क्लियर है क्या बात? लाइट की नेचर कैसी होती है भाई? डुअल होती है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले जो लाइट के बारे में बताया था वो न्यूटन ने बताया था, है ना। अप्रोक्सीमेट पहला जो एक्सप्लेनेशन दिया था लाइट ने कि लाइट कैसी होती है, तो लाइट ने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ट्राई टू एक्सप्लेन these phenomena in 1675 approximately, है ना, on the basis of particle nature of light, and he gives corpuscular theory, स्पेलिंग में लिख लेता हूं, COR, give corpuscular theory of light, corpuscular theory of light। 1937 लिखना इसे, है ना, 1637। ठीक है बेटा, तो ये है, देखो लाइट की बहुत सारी फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली 1637 अप्रोक्सीमेटली सन में 1637 ईस्वी में न्यूटन जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट की इन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो उनकी थ्योरी क्या थी वो भी मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखाऊंगा। उस थ्योरी को कर्पस्कुलर थ्योरी या कर्पस्कुलर मॉडल कहते हैं, और उस मॉडल में न्यूटन जी ने क्या माना था? लाइट को पार्टिकल माना था, है ना, और उसके आधार पर एक्सप्लेन किया था। मैं फिर से आगे बताता हूं। उसी के साथ साथ 1637 के आसपास ही एक दूसरे साइंटिस्ट थे और उनका नाम था हाइगेंस। क्या नाम था? हाइगेंस। मैं बता देता हूं अभी। और इसे ह्यूजेंस भी बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं? HUYGENS। इंग्लिश में तो इसे ह्यूगन्स बोलते हैं और हिंदी में हाइगेंस बोलते हैं, हाइगेंस। क्लियर है कि बात? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे समझने की कोशिश करना। ये साइंटिस्ट थे हाइगेंस और न्यूटन का टाइम ड्यूरेशन एक ही, लगभग 1650 के आसपास था। लेकिन इन्होंने हाइगेंस ने यह कहा था कि लाइट पार्टिकल नहीं है जैसा न्यूटन ने बताया। इन्होंने कहा था लाइट क्या है? वेव है। लाइट क्या है? वेव है। और न्यूटन ने कहा था लाइट पार्टिकल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन न्यूटन बड़े साइंटिस्ट थे, हाइगेंस छोटे साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसके आधार पर जितने भी उस समय साइंटिस्ट थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूटन की बातों को प्रायोरिटी देते हुए 100 साल तक, 100 ईयर तक, 100 साल तक, 100 ईयर्स तक लाइट को एज ए पार्टिकल ही मानते रहे। लाइट को क्या मानते रहे? पार्टिकल की रहे। इन्होंने अपनी थ्योरी दी, हाइगेंस ने, लेकिन ये अपने थ्योरी के सपोर्ट में बहुत ज्यादा एविडेंस दे नहीं पाए। इन्होंने भी कुछ हाइपोथेसिस मान करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो साइंटिस्ट ने इनकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया और हाइगेंस की थ्योरी को 100 ईयर तक, है ना, मानते रहे कि हां भाई ये क्या है? वेव ही होती है, सॉरी पार्टिकल ही होती है। समझ में आई बात? लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम था
क्या? यंग 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 एक्सपेरिमेंट है ना। एक मिनट में रुको, इसमें नाम बता देता हूं आपको, एक मिनट। ह्यूजेंस प्रिंसिपल, हाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना। सुन लो एक बार। तो जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, यंग ने, यंग एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जो हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में अपने, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन की थ्योरी हो गई फेल, क्योंकि जो, और ये क्या था? इंटरफेरेंस पर बेस्ड था, इंटरफेरेंस पर बेस्ड था। तो इसको यंग ने, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्लेन किया जा सका वो हाइगन्स प्रिंसिपल यानी हाइगन्स के वेव प्रिंसिपल पर एक्सप्लेन किया जा सका। तो इसलिए ये लगभग ये था 1801 ईस्वी में, लगभग है ना, 100-150 साल तक ऐसे करके 1801 ईस्वी में यंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया जा सका हाइगन्स के प्रिंसिपल पर। हाइगन्स ने जो प्रिंसिपल दिया था, हाइगन्स के मरने के बाद उसके प्रिंसिपल को साइंटिस्ट कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ में आती है नहीं? लेकिन ये, हाँ, 1889 के आसपास, मेरे को सन याद नहीं है, यानी कि 1916 से पहले, 1900 मतलब 1900 ईस्वी से पहले नए एक्सपेरिमेंट की खोज हुई है ना, और वो खोज थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, बात समझ में आ रही है नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। उसे एक्सप्लेन किया जा सका जो न्यूटन ने थ्योरी दी थी, यानी न्यूटन ने पार्टिकल मान करके दी थी। न्यूटन ने कहा था लाइट पार्टिकल है, तो यंग ने यह प्रूफ कर दिया कि लाइट पार्टिकल नहीं है। लेकिन 1801 में, 1637 के बाद, कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट तो वेव है, जैसा कि हाइगन्स ने बताया था। और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया लगभग 1897 के आसपास, तो उसे वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। उसे किसके आधार पर? उसे एज ए पार्टिकल मान करके आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। समझ में आ रही है ना बात? और इसे, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए 1905 में, ये तो मेरे को याद है, इससे नोबेल प्राइज भी मिला। इसलिए बात समझ में आ रही है नहीं? तो आइंस्टीन ने कहा कि लाइट वेव नहीं है, लाइट तो पार्टिकल है। बात समझ में आई? लेकिन जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसे पार्टिकल नेचर पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो लोगों ने, यानी साइंटिस्टों ने यह माना कि लाइट की दो नेचर है। लाइट को एज ए पार्टिकल भी हम ट्रीट कर सकते हैं और लाइट को एज ए वेव भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट का नेचर क्या है? डुअल है। एक्चुअली दिक्कत क्या है, जब साइंटिस्ट से एक्सप्लेन नहीं हो सका कि ये पार्टिकल से एक्सप्लेन कैसे होगा, ये वेव से एक्सप्लेन कैसे होगा, तो साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट की डुअल नेचर होती है। कुछ फिनोमिना को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ फिनोमिना को हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात समझ में आती है नहीं? ये है। तो लाइट हैज डुअल नेचर। तो इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना, और इंटरफेरेंस भी है बेटा। यहां पे लिख लेना इंटरफेरेंस, है ना, लिख लो यहां पे, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना है अपने को, इंटरफेरेंस। तो लाइट, इन इंटरफेरेंस को हम वेव नेचर पर पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा हमें कंप्लीटली मैं आपको लिखा देता हूं, क्योंकि ये बोर्ड में भी पूछा जाता है एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट। क्लियर है के बाद कि न्यूटन्स की कर्पस्कुलर थ्योरी क्या थी? हाइगन्स प्रिंसिपल तो पूरा है ही, सिलेबस में आना ही है अपने को, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आगे की बात आपको और बता देता हूं आगे। ये तो 1905 के आसपास की बात है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साइंटिस्ट ने, यानी आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। बात समझ में आ रही है नहीं? तो उसके बाद लगभग 1937 या 1935 के आसपास यह बताया गया, है ना, कि जब लाइट की डुअल नेचर होती है,
लाइट की डुअल नेचर होती है। तो जो पार्टिकल है, लाइट कैसे होती है? जो लाइट है उसे हम पार्टिकल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और वेव की तरह भी। यानी कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है कभी कभी। तो क्योंकि नेचर क्या है, सिमेट्रिक है, तो ऐसा पाया गया कि पार्टिकल भी जो है, पार्टिकल पार्टिकल भी वेव नेचर शो करते हैं। बात समझ में आई? साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉगली। क्लियर है क्या बात? उसने बताया कि पार्टिकल भी हाईली मूविंग और लो मास के पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो भी वेव नेचर शो करते हैं। यानी जैसे ये हमारा ये पेन है, ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो डी ब्रॉगली ने बताया जब ये पेन मूव होगा बहुत तेजी से तो ये वेव की तरह बनता है। बात समझ में आई? तो उसने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो अब हम इतना जानते हैं कि कोई पार्टिकल वेव की तरह भी शो करता है, वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकता है, और कोई वेव पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करती है। इसका मतलब यह है जब पार्टिकल मूव करता है तो वो वेव बन जाता है और वेव लेंथ उसकी प्रोड्यूस हो जाती है। करेंगे इसे। और जब कोई वेव चलती है तो वो पार्टिकल की तरह भी वेव वर्क करने लगती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है के बाद? तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स की कर्पस्कुलस थ्योरी से 1637 से, कि उसने इन फिनोमेना को लाइट एज ए वेव मान करके, लाइट एज ए पार्टिकल मान करके कैसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है बात? लिख लो इसे, है ना, न्यूटन्स कर्पस्कुलस, पहले लिखो, है ना, मॉडल्स ऑफ लाइट। पहला है आपका कर्पुस्कुलर मॉडल, कर्पुस्कुलर मॉडल 1637। क्लियर है क्या बात? पहला पॉइंट लिखो, एवरी लाइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, light is light is light is made of very small and light particles, and these and he name these particle as corpusculars, है ना, कर्पस्कुलर। पहला पॉइंट, न्यूटन ने माना कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। बात समझ में आ रही है? ऐसे चलती है, छोटे छोटे पार्टिकल, और इन नाम को क्या दिया इसे? कर्पस्कुलर्स। कर्पस्कुलर। ठीक है, कर्पस्कुलर कहते हैं। सेकंड, डिफरेंट कलर
हैज different corpusculars in size। डिफरेंट कलर की जो कर्पस्कुलर्स होती हैं वो डिफरेंट इन साइज होती हैं। जैसे मैं विवग्योर की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वॉयलेट कलर की कर्पस्कुलर्स यानी पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, फिर बड़े फिर बड़े फिर बड़े, है ना, और फिर बड़े। तो जो साइज है, साइज डिफरेंट कलर्स की कर्पस्कुलर्स, है ना, कर्पस्कल्स डिफरेंट होती हैं। कर्पस्कल्स जो प्रकाश कणिकाएं हैं वो डिफरेंट साइज की होती हैं। these corpuscles these corpuscles move in the medium with same speed। these corpuscles move with same speed in straight line में चलती है। क्लियर है क्या बात? in all possible डायरेक्शन। क्लियर है क्या बात? फोर्थ, when these corpuscles strike on retina of eye produced sensation। जब ये कर्पस्कल्स हमारी आंख पे पड़ती हैं तो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आती है? तो ये 3-4 पॉइंट उन्होंने दिए थे, ये हमने लिख दिए हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स corpuscular model of light, only refraction and motion, straight line motion of light, straight line movement of light is explained, है ना। इसके हिसाब से हमने न्यूटन्स की कर्पस्कुलर मॉडल से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करना ही एक्सप्लेन किया जा सका। बात समझ में आई नहीं? जैसे स्ट्रेट लाइन में मूव करना कैसे, देखो इधर, जैसे कर्पस्कल्स हैं सभी एक कलर की, जैसे मान लिया ये वॉयलेट कलर है, कैसा कलर है? वॉयलेट कलर है। तो जब ये कर्पस्कल्स चलती हैं, जैसे मान लिया सोर्स ऑफ लाइट है, ये टॉर्च है ना, तो इसमें से कर्पस्कल्स निकलती हैं और वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगी ऐसे। बात समझ में आ रही है? दूसरा, यदि मान लिया ये रेड कलर की लाइट है, ये तो वॉयलेट हो गया, ये रेड हो गया, तो इसमें से कर्पस्कल्स निकलती हैं और वो भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलेंगी।
स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होगा। आई बात समझ में? रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने क्या माना? न्यूटन ने माना यदि ये मान लिया लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, तो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, इज द सोर्स ऑफ corpusculars in नंबर आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई नंबर में कर्पस्कल्स निकलती हैं। और ये जो मान लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब ये टकराती है तो इसमें जो कोलिजन होती है वो कैसी होती है? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होती है और ये सीधे चली जाती है। इसका मतलब यदि इंसिडेंट एंगल आई है तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी क्या होगा? आई होगा। आती है बात समझ में? ठीक है, ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? ये ऐसे लिख लो, यहां रिफ्लेक्शन को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया उसने। रिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पे देखो, इस तरीके से कर्पस्कल्स आ रही हैं, यूं आ रही हैं। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे यहां मीडियम है, कोई मीडियम है वाटर, और ये क्या है? एयर है। तो ये तो इंसिडेंट एंगल हो गया लाइट का। अब ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं इस पर ये क्या करते हैं? ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा देते हैं। जाना चाहिए तो था इसे, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर, और ये डेंसर मीडियम, डेंसर, तो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये झुक जाता है। उसने कहा कि जब रेयरर से डेंसर में लाइट जाती है तो जो ये मीडियम के पार्टिकल हैं कर्पस्कल्स पे फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ, तो उसे अट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से ये बैंड हो जाती है। उसने कहा ऐसा, क्योंकि गलत था, है ना? मैं लिख देता हूं, व्हेन, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, व्हेन corpuscles move from rarer to denser medium, denser medium, they are attracted by, they are attracted, they are attracted by medium, they are attracted by, क्या करते हैं? मीडियम से अट्रैक्ट करते हैं। therefore these are bent towards normal, अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है। तो जब इन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जैसे किसी चीज, कोई चीज चल रहा है, जैसे ये पेन चल रहा है, यूं चल रहा है, और मैं इसे और अट्रैक्ट करने लगूं, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? ये बताओ। नहीं, उसी डायरेक्शन में, जैसे यूं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और मैं इसे और अटैक कर लूं, हां, एंड इट्स स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये कमी थी न्यूटन की। अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड व्हेन it moves from rarer to denser medium। समझ में आ रही है ना बात? देख लो आप एक बार, न्यूटन ने ये कहा कि इसे अट्रैक्ट करता है, इस वजह से झुक जाता है, बेंट हो जाता है, और जब ये अटैक करेगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन यदि स्पीड ऑफ लाइट v1 है इस मीडियम में, v2 है एयर में, और ये मीडियम में मानूं, तो उसने ये कहा कि वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम
इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। लेकिन 1635 के आसपास स्पीड ऑफ लाइट के बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि ये कितनी लाइट होती है, तो बाद में आई 1800-1700 ईस्वी के आसपास, 17th सेंचुरी में। तो साइंटिस्टों को पता ही नहीं था कि स्पीड बढ़ भी रही है कम भी हो रही है। न्यूटन ने कहा मीडियम में स्पीड बढ़ जाती है, साइंटिस्टों ने मान लिया, क्योंकि स्पीड मेजरमेंट करने की कोई टेक्निक थी नहीं उस समय। वो तो बाद में पता लगा एक्चुअल में कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड तो कम हो जाती है, जो कि हम ऑप्टिक्स में भी मैं आपको बता चुका हूं, आई बता ना। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो C/n होती है, n तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये तो हमें बाद में पता लगा। लेकिन न्यूटन तो बड़े साइंटिस्ट थे, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने रिफ्रैक्शन, और कमी क्या रह गई उनकी कि लाइट की जो स्पीड होती है वो मीडियम में ज्यादा होती है, और लोगों ने मान भी लिया। बात समझ में आई ना। ये थी न्यूटन्स की कर्पस्कुलस थ्योरी, जो कि पूरी तरीके से फेल है, इसलिए इस पे आपका क्वेश्चन भी शायद कोई ना बने, बोर्ड में तो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना ही है इसमें। ठीक है, अब इसी के जो साथ में इसी टाइम पर लगभग इसी समय पर दूसरे साइंटिस्ट थे हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा कि लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है, सॉरी लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। तो उन्होंने अपना सेकंड मॉडल दिया है ना, वेव थ्योरी मॉडल ऑफ लाइट। वेव थ्योरी मॉडल, वेव थ्योरी मॉडल किसने दिया था? हाइगेंस ने। हाइगेंस, क्लियर है क्या बात? हाइगेंस ने। इसे ह्यूगन्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे प्रोनाउंसिएशन ह्यूगन्स, ह्यूगन्स भी बोलते हैं। तो लिख लो इसमें, अकॉर्डिंग टू ह्यूगन्स, अकॉर्डिंग टू ह्यूगन्स, अकॉर्डिंग टू ह्यूगन्स, लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेव भी दो प्रकार की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव तो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं उसमें पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन वाइब्रेट करते हैं। तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट कैसी वेव है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एंड इट्स स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। उन्होंने डिफरेंट लाइट के कलर क्यों होते हैं? न्यूटन ने तो कहा कि डिफरेंट लाइट के कलर इसलिए होते हैं क्योंकि लाल रंग की कर्पस्कल्स अलग होती हैं साइज में, डिफरेंट साइज की कर्पस्कल्स होती हैं। लेकिन यहां तो उन्होंने वेव कहा था, तो उसने कहा डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू द different wavelength of light, different wavelength of light। समझ में आ रही है ना? जैसे विबग्योर, बाद में तो पता ही लगा जब नाप दिया, जैसे मान लिया 400 नैनोमीटर होती है ना, ऐसे 700 नैनोमीटर लगभग अप्रोक्सीमेट। डिफरेंट वेवलाइट की वजह से, डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट कलर होते हैं लाइट के, जो कि हम आज तक मानते हैं ऐसा। सही है। थर्ड, बिकॉज लाइट इज वेव। उसने क्या माना? लाइट इज वेव,
और वेव को प्रोपोगेशन होने के लिए तो मीडियम की आवश्यकता है। देयरफॉर ए मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट इट, to propagate it. Therefore, he assumed, therefore he assumed, he assumed, उसने एक एज्यूम किया एक ऐसा मीडियम, he assumed an omnipresent medium, और उस मीडियम का नाम दिया नेम ईथर, ईथर नेम दिया। उसने कहा कि सब जगह स्पेस में भी और यहां पर भी आपके सामने भी एक मीडियम तो है, क्योंकि लाइट वेव है और वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूर आवश्यकता होती है। बिना मीडियम के लाइट वेव नहीं प्रोपोगेट कर सकती। बात समझ में आ रही है ना? तो उसने एक ऐसे मीडियम की कल्पना की जो सर्व जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, और उसने उसे नाम दिया ईथर। क्या नाम दिया उसे? ईथर। एंड he also assumed this medium is very light, very light। डेंसिटी क्या होती है? लेस होती है। और ये वेरी लाइट एंड इलास्टिक मीडियम, इलास्टिक इज वेरी लाइट एंड इलास्टिक। और डेंसिटी वैसे इसकी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है इसकी? डेंसिटी वेरी लो होती है। बात समझ में आ गई नहीं? ओके। अच्छा, तो on the basis of above assumption, Huygens give his principle, give his model, principle की जगह मॉडल लिखो, give his model, and this model is based on wave theory और wave front, on wave theory। अब जब वेव थ्योरी की बात आती है तो वेव थ्योरी को पढ़ने से पहले, है ना, मॉडल एंड दिस बेस्ड ऑन वेव थ्योरी, है ना, तो कौन सा मॉडल दिया था? ह्यूगिन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट उसने दिया था, लेकिन ये वेव थ्योरी पर बेस्ड था। तो पहले मैं वेव थ्योरी से पढ़ाने से पहले आपको वेव फ्रंट के बारे में बताता हूं कि वेव फ्रंट क्या होते हैं। आई बात समझ में? वेव फ्रंट क्या होता है? तो इसके प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट? क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो वेव फ्रंट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ए सरफेस ड्रॉन इन ए मीडियम, कोई सरफेस जो मीडियम में आपने ड्रॉ किया है, एज्यूम किया है, ऑन विच ऑल पार्टिकल्स, इन विच ऑल पार्टिकल
present on it, present on it are vibrating, are vibrating in same phase, सेम फेज में वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इज कॉल्ड वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कहलाता है। और ये 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। फर्स्ट मैं यहां पे लिख देता हूं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट होगा स्पेरिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट, बात समझ में आई नहीं, ऐसे बना लेना। दूसरा होगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा होगा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अब ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, ये जो प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है पॉइंट सोर्स से, समझ में आई बात। जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, ये प्रोड्यूस होता है लाइन सोर्स से, क्लियर है कि बात। और जो ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, इसे प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लेन सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है ना, प्लेन सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, लाइन सोर्स ऑफ लाइट। ध्यान से देखो, जैसे आपने बल्ब है, बल्ब प्लेन सोर्स ऑफ लाइट है, यानी एक पॉइंट से, जैसे एलईडी है, तो इसमें से जो वेव फ्रंट निकलते हैं वो स्पेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, और वो इस तरीके से गोल 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 निकलते हैं यूं करके, और वो प्रोपोगेट करते हैं आगे, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे लाइन सोर्स है, तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो लाइन सोर्स निकलेगी, ऐसे आगे जाएगी, और इसमें तो वेव फ्रंट जो होंगे स्पेरिकल वेव फ्रंट, वो आगे की ओर स्पेहर की फॉर्म में आगे बढ़ते, जैसे लाइट है, तो इसमें से एक छोटा वेव फ्रंट निकला स्पेरिकल, और ये आगे की तरफ फैलता जाएगा। इसमें से वेव फ्रंट निकलते जाते हैं और ये आगे चलते जाते हैं। इसमें से लाइन वेव फ्रंट, लाइन सोर्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट? इधर से भी निकलेंगे, इधर से भी निकलेंगे, तो जैसे ये बना लेगा सिलेंडर, फिर ये सिलेंडर बड़ा होता जाएगा, तो इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, तो ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और फिर ये एंड सो ऑन आगे बड़े होते चले जाते हैं। किससे? लाइन सोर्स से। कैसे वेव फ्रंट? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन सोर्स ऑफ लाइट से, जैसे लाइट है, जैसे ये आपका क्या है, बोर्ड है, और इसमें सारे में लाइट है, तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट निकलेगा ऐसे, और वो ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, यूं करके, यूं। तो ये कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट। कैसे निकलेगा? प्लेन सोर्स ऑफ लाइट से। ये कैसा वेव फ्रंट है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंडर बड़ा होता जाएगा। पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट कैसा होगा? स्पेरिकल, और स्पेरिकल बड़ा हो जाएगा। इसमें से छोटे छोटे स्पेयर निकलते जाएंगे, इसमें से सिलेंडर निकलते जाएंगे, इसमें से प्लेन सोर्स ऑफ लाइट निकलती जाएगी, प्लेन निकलते जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट वो होता है जिस पर उपस्थित, जिस पर प्रेजेंट सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। सेम फेज में वाइब्रेट करने का मतलब जिनकी फेज सेम है सभी की, है ना। जैसे कि इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर जो सभी पॉइंट हैं उन सभी की फेज क्या है? सेम है। मैं बताऊंगा फेज क्या होती। जैसे इस वाले प्लेन पर जितने भी पॉइंट है सबकी फेज क्या होगी? वो सेम होगी, है ना। तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट,
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट। मैं इन प्लेन वेव फ्रंट की हेल्प से मैं आपको जो ह्यूगेंस प्रिंसिपल है वो मैं आपको बता देता हूं कि ह्यूगेंस ने लाइट के मॉडल को अपने ह्यूगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन किया। तो लिख लो, ये नंबर में आता है बोर्ड में, लिख लो ह्यूगेंस प्रिंसिपल, ह्यूगन प्रिंसिपल, ह्यूगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर है क्या बात? ह्यूगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, light is wave, light is wave, and it propagates in medium, in in the form of, in the form of wave front, in the form of wave front, वेव फ्रंट। जैसे कि पॉइंट सोर्स से स्पेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, लाइन सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, प्लेन सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। एंड every point present on wavefront acts as a new source of light, from which new spherical wavefront are produced only in forward direction, and new position of are produced in forward direction, are look, and new position of wavefront is obtained by drawing a tangent on it, and this new wavefront is called secondary, is obtained by drawing a tangent on it। क्लियर है क्या बात? इट इज a new source of light। कॉपी कर लो है ना। These new source, यहां पे पॉइंट बना के लिख लेना, these new source of light are called secondary wavelet, ध्यान से देखो कैसे बताया उसने एक्सप्लेन किया कैसे। जैसे मान लिया ये पॉइंट सोर्स है, सुनो मेरी बात, तो इससे एक वेव फ्रंट निकलेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट। आई बात समझ में? अब उसने कहा कि act as a all and every point present on this wavefront act as a new source of light, और इस न्यू सोर्स ऑफ लाइट को ही हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। जैसे यहां से पॉइंट सोर्स था, ये क्या था? पॉइंट सोर्स था, इट वाज पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट निकला?
स्पेरिकल वेव फ्रंट निकला। तो इस वेव फ्रंट पर जितने पॉइंट हैं, ये सब पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट का निर्माण करते हैं। और इससे कैसे वेव फ्रंट निकलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन न्यू सोर्स ऑफ लाइट से स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, पीछे की तरफ नहीं निकलते। उसने कहा क्यों नहीं निकलते वो मैं बताऊंगा, ऐसे करके। तो ये देखो, जैसे पॉइंट सोर्स है तो इससे तो स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलना चाहिए। उसने कहा कि एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन दिस एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट, एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ, एक मिनट, एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ, न्यू पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स लिखो भाई यहां पे, एक्ट एज ए न्यू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब जब पॉइंट सोर्स है तो इस पे वेव फ्रंट कैसे निकलेगा, स्पेरिकल, लेकिन वो केवल आगे की ओर ही निकलता है। ऐसे निकलना चाहिए था ना इसे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलता है इससे वेव फ्रंट, यू स्पेरिकल वेव फ्रंट ऐसे निकलता है स्पेरिकल वेव फ्रंट। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यू करके। बात समझ में आ रही है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलता है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब नए वेव फ्रंट की पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग द टेंजेंट ऑन इट। अब हम और ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। न्यू सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, और इनसे स्पेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे, और उन पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे करके यू, तो इट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। तो कैसे, ये वेव फ्रंट था, इस पे से लाइट आगे की तरफ निकल रही थी ऐसे, तो ये हो गया, ये वाला वेव फ्रंट हो गया। ये वेव फ्रंट की ओल्ड पोजीशन थी, ओल्ड, और ये वेव फ्रंट की क्या है, न्यू पोजीशन है। अब इसमें फिर से पॉइंट सोर्स की तरफ वर्क करेगा, समझ में आई बात, और फिर से वेव फ्रंट निकलेंगे स्पेरिकल वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये बन जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट सोर्स से लाइट आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। आ रही है बात समझ में, ये है। और वेव फ्रंट क्या होते हैं, वो सरफेस जिस पर सभी पॉइंट एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, वाइब्रेशन का मतलब है ये वेव फ्रंट, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, इस पर सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, है ना भाई, और सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे। फेज सबकी क्या होगी, सेम होगी, फेज सबकी क्या होगी, सेम होगी। तो वेव की तरह चलते रहते हैं, और सबकी फेज देखो यहां पे फेज कितनी है, पाई, यहां 2 पाई, यहां 3 पाई, सबकी फेज जो होगी वो सेम होती है, इसलिए इसे वेव फ्रंट बोलते हैं। कर सकते हो, तो पॉइंट सोर्स से लाइट का प्रोपोगेशन। अब जैसे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट से लाइट का प्रोपोगेशन एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान से देखो, ये तो हो गया पॉइंट सोर्स, है ना, आप ऐसे लिख लेना पॉइंट सोर्स, और लाइट लाइन सोर्स। लाइन सोर्स से जब आप एक्सप्लेन करोगे तो लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स से जो लाइट वेव फ्रंट निकलेगा वो कैसा निकलता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलता है ना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऐसे। तो वेव, अकॉर्डिंग टू ह्यूगन्स प्रिंसिपल, every point present on the wavefront act as a new source of light, and these source of light are called secondary wavelet। यहां पर जो पॉइंट है वो कैसा वर्क करेगा,
वो नए सोर्स की तरह वर्क करेगा और इन्हें ही सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और इससे क्या निकलता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, बैक में नहीं निकलता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे निकलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये निकलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। और नई पोजीशन जो मिलेगी किसकी? वेव फ्रंट की, वो इन पर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ही मिलेगी। तो इस तरीके से ये वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बड़ा सिलेंडर बनता जाता है ना। थोड़ी देर में फिर से ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम इन दिस वे। ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो ऐसे लाइट चारों तरफ फैलती है। जैसे मान लीजिए ये ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट से जो लाइट मिलेगी इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ता है। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से। ये तो लाइन सोर्स हो गया। अब जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लेन सोर्स ऑफ लाइट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लिया बोर्ड पे देखना आप, ये हमारी अर्थ है। क्या है? ये हमारी अर्थ, और ये है हमारा सन। तो सन तो पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करता है, लेकिन जब इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे तो ये ऐसे निकलेंगे, ये ऐसे निकलेंगे। ये इसकी रेडियस जो होगी वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं भाई? ये देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखो, जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर तक जाएगा तो ये जो लाइट का वेव फ्रंट है ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। प्लेन, बात समझ में आ रही है नहीं? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, समझ में आई बात? रेडियस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये जब अर्थ पे आता है, जब सूरज की लाइट अर्थ पे आती है ना, हमारे अर्थ पे, हमारे पास पड़ती है, तो वो लाइट के जो वेव फ्रंट होते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि मान लिया आपने यहां पे बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब से क्या निकलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। लेकिन यदि आप डिस्टेंस बहुत दूर पर चले जाओगे तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये वेव फ्रंट लगभग लगभग सीधे हो जाते हैं। तो ये तो यहां पे स्फेरिकल वेव फ्रंट था, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये कन्वर्ट हो जाता है प्लेन वेव फ्रंट में, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? और दूसरी बात देखो कैसे हम करेंगे प्लेन वेव फ्रंट। ये है प्लेन वेव फ्रंट, ये आ रही है सूरज से रोशनी आ रही है, और ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कैसे प्रोपोगेशन होगा? अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द प्रेजेंट ऑन द वेव फ्रंट act as a new source of light and forward spherical wave front are produced, है ना। और इन न्यू सोर्स ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी वेवलेट। तो सेकेंडरी वेवलेट से वेव फ्रंट निकलेंगे स्फेरिकल, और उस पर यदि आप लाइन ड्रॉ करोगे तो नई पोजीशन प्राप्त होगी वेव फ्रंट की। तो पहले पोजीशन तो ये थी, फिर नई प्राप्त होगी, फिर इस पे उपस्थित सभी पार्टिकल स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालेंगे, और फिर वेव फ्रंट हम बनाएंगे, वेव फ्रंट पर टेंजेंट खींचेंगे, और इसी तरीके से ये काम चलता जाएगा। ये आगे चलते जाएंगे और ऐसे वेव फ्रंट आगे चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो वेव प्लेन वेव फ्रंट कैसे हैं? ये प्लेन वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन, का प्रोपोगेशन कैसे प्रोपोगेट होती है प्लेन वेव फ्रंट मीडियम में, किस तरीके से प्रोपोगेट होगा। ह्यूजेंस प्रिंसिपल में, यानी कि ह्यूजेंस के प्रिंसिपल में उसने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, जो कि हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, ये सब।
अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। जबकि न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था लाइट तो पार्टिकल है और वो सीधा सीधा ऐसे ऐसे चलता है। ह्यूगेंस ने कहा लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है और वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे चलती है। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल निकलते हैं और प्लेन सोर्स ऑफ लाइट के लिए प्लेन वेव फ्रंट निकलते हैं। और यदि ये पॉइंट सोर्स और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेकेंडरी वेवलेट होते हैं, उससे नया सोर्स निकलता है, फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो नए वेव फ्रंट की पोजीशन हमें मिल जाती है और ऐसे ये प्रोपोगेट होता रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बात? अब दोनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातें रखी लाइट के बारे में। उसने ये सब तामझाम मनाया हाइगेंस ने, न्यूटन ने पार्टिकल मान लिया। लेकिन न्यूटन भारी साइंटिस्ट थे, हैवी, तो न्यूटन को सबने एक्सेप्ट कर दिया, जबकि गलती थी उसकी, वो गलत एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें भी ड्रॉबैक थी, साइंटिस्टों ने पूछा, है ना, ड्रॉबैक लिख लो, ड्रॉबैक्स ऑफ ह्यूगेंस प्रिंसिपल। ह्यूगेंस प्रिंसिपल क्या थी? पहला, साइंटिस्ट ने पूछा ये अगर जो लाइट वेव है तो वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। आपने ईथर मान लिया, ईथर वो वाला ईथर नहीं, एल्कोहल वाला ईथर, ऐसी कोई नाम दे दिया उन्होंने, अब उसके बारे में अपने को ज्यादा आइडिया नहीं है। उनसे पूछा साइंटिस्ट ने मीडियम है कहां पर, इसके बारे में कुछ एविडेंस तो दो, या बस हाइपोथेसिस है आपकी। तो वो उस मीडियम के बारे में, हाइगेंस ईथर मीडियम के बारे में सपोर्टेड एविडेंस नहीं दे पाया। क्लियर है क्या बात? तो ये ड्रॉबैक थी। ह्यूगेंस could not explain the omnipresent medium ether। क्लियर है क्या बात? omnipresent medium ether could not explain, or you can say could not give supported evidence of present of omnipresent medium ether। एक तो ये ड्रॉबैक उसकी थी जो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो उसका थ्योरी रिजेक्ट कर दी साइंटिस्ट ने, उसकी कम्युनिटी ने। दूसरा रीजन ये था कि उनसे पूछा कि आप मेरे को ये बताओ, जब आप ये कह रहे हो कि इस पर उपस्थित प्रत्येक कण यानी प्रत्येक पार्टिकल एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकाल रहा है, तो वेव फ्रंट ये आगे ही क्यों चल रहा है, पीछे क्यों नहीं चल रहा है? ऐसे करके अपनी मर्जी से आपने कह दिया कि वेव फ्रंट निकल रहा है स्फेरिकल और आगे चल रहा है, पीछे क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि अगर जो पीछे वेव फ्रंट निकलेगा तो लाइट तो फिर इधर भी चलनी चाहिए थी, इधर की तरफ, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है ना? तो दूसरा मॉडल ये था, दूसरा ड्रॉबैक ये थी कि he could not explain the backward motion of spherical wave front from secondary wavelet produced from secondary wavelets। इन्हें सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वेवलेट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे फिनोमिना को कि अकॉर्डिंग टू हाइगेंस ने रिफ्रैक्शन को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। तो लिख लो, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन using Huygens principle of secondary wavelet। क्लियर है क्या बात? सेकेंडरी वेवलेट।
उसने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया वो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है क्या बात? रिफ्रैक्शन का, जैसे ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मान लिया कोई लाइट आ रही है ऐसे, लाइट आ रही है ऐसे, लाइट तो कैसे आती है? वेव फ्रंट की फॉर्म में। हम क्या मानेंगे? कोई लाइट आ रही है वेव फ्रंट की फॉर्म में, ऐसे करके। ये रहा वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, और ये वेव फ्रंट यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? देख लो, ये क्या है? इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे एंगल आई पर इंसिडेंट हुई है ना। तो यहां पे तो इस तरीके से था कि भाई ये सेकेंडरी सोर्स की तरफ वर्क करते हैं और फिर इन्हें आप मिलाओगे तो ये नई पोजीशन, फिर नई पोजीशन, फिर नई पोजीशन। लेकिन जब वेव फ्रंट जस्ट टकराता है मीडियम 1 में और मीडियम 2 की बाउंड्री पर, और इस बाउंड्री को हम नाम देंगे ए बी। मान लिया ये है एस एस डैश, एस एस डैश सरफेस है, तो यहां पे ये मान लिया ये पी और ये क्यू है। समझे? इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो इसमें से क्या निकलेगा? ध्यान से देखो, इस पॉइंट में से निकलेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसमें से भी क्या निकलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यदि किसी आई एंगल पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है ऐसे करके, तो ये भी लाइट आ रही है ना ऐसे करके, इतने एरिया में लाइट आ रही है, तो यहां पे सब पे क्या है? सब पे यहां पे सेकेंडरी वेवलेट होंगे, जैसे यहां भी होगा, यहां भी होगा, ऐसे करके। ठीक है? तो अब इससे जो निकलेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल करके आगे जाएगा, आप ऐसे एज्यूम कर लो, ऐसे जाएगा, निकलेगा ना, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा। इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। तो जब ये वेव फ्रंट ऐसे निकलता है, ऐसे करके, बोर्ड पे देखना एक बार, पहले मैं इसे बना लेता हूं इस तरीके से। देखो, यहां पर ये डेंसर मीडियम है, इसमें मीडियम स्पीड कितनी है? 2, और इसमें स्पीड कितनी है? 1। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ए से बी डैश तक ये पहुंच जाता है। तो ये जो रेडियस होगी R1, ये कितनी होगी? मान ले डेल्टा टी समय में एस बराबर यूटी लगा देंगे, तो जो R1 होगा इसकी रेडियस, इस वाले मीडियम में जब ये पहुंच गया तो V2 इंटू टी, तो ये रेडियस हो गई इसकी। समझ में आई बात? ये मीडियम 2 है, ये डेंसर है, इसमें स्पीड होती है कम, तो इसमें कम रेडियस का स्पेयर बनेगा। उतने ही समय में जब ये वेव फ्रंट यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा, इससे क्या निकलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे निकलेगा ना, इससे यूं करके। तो इसकी जो रेडियस होगी वो मान लेते हैं R2। वेव फ्रंट इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, लेकिन ये ज्यादा रेडियस का वेव फ्रंट होगा। क्यों? क्योंकि R2 जो होगी वो V1 इंटू टी होगी, और ये डेंसर मीडियम है, और V2 की स्पीड V1 से कम होती है ना। तो हम नई पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट कैसे लेंगे? नई पोजीशन, ये इससे निकला वेव फ्रंट, ये इससे निकला वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट है ना ये। तो हाउ टू फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट? बाय ड्रॉइंग टेंजेंट अपॉन इट। क्लियर है क्या बात? अब देखो, अब इस पे जो पॉइंट प्रेजेंट होंगे उनसे, तो ध्यान से देखो, इधर इधर ध्यान से देखो, ये ऐसे चलेगा और फिर नया वेव फ्रंट ऐसे होगा, नया वेव फ्रंट ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वेव फ्रंट ऐसे करके झुक जाता है, यूं करके, है ना। ये आई है, ये आर है, ये आई है, ये आर है। तो यदि डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहे थे, और जब यहां पे होगा तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाते हैं और ये प्रोपोगेशन होता है, और ये एंगल आर हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। मैं आपको यहां पर बनाता हूं,
है ना। V2 इज लेस देन V1, ये आपका मीडियम 2। ये वेव फ्रंट ऐसे आएंगे, देखो इधर वेव फ्रंट ऐसे आएंगे, यूं करते हैं ऐसे, और जब ये यहां पे टकराएंगे तो वेव फ्रंट की पोजीशन ऐसे हो जाएगी, यूं करके, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है ना। इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लेता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लेता हूं। बात समझ में आ रही है। तो A से B डैश तक तो ऐसे आएगा, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस है R2, पर नहीं है। मैं इसमें आपको स्नेल्स लॉ प्रूफ करने जा रहा हूं, है ना। स्नेल्स लॉ कैसे प्रूफ करते हैं इससे, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, है ना। आप एक काम करना, आप इसे चित्र को देखो, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे बनाना है, लिखाया नहीं है मैंने कुछ भी, वो आपको अपनी किताब से खुद लिख लेना है, शीट वीट में दे रखा है। मेरे को तो एक्सप्लेन करना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, जब कोई लाइट, प्लेन का मतलब ये प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसे आ रहे हैं, तो ध्यान से देखो, ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे, और ये होगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे, झुक जाती है नॉर्मल की तरफ। N1 N2 इसका मीडियम है। थोड़ा सा मैं बना लेता हूं ऐसे करके, है ना, ये R है, तो इसे ऐसे देखो, थोड़ा सा गंदा तो बनेगा ही, देखो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से हमें बताना है। ये मान लिया P है, ये Q है, इस पॉइंट से, तो ये R1 होगी यूं करके, सही है ना, ये R1 है ऐसे, और ये है R2, ये कितना है भाई R2। तो R1 बताया था मैंने कितना, R1 बताया था V2t, R1 बताया था V1t, सही है बात। ये एंगल I है, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस आई एंगल I होगी। इससे PB लिख लेता हूं मैं, इसे B डैश लिख लेता हूं। तो इन ट्राइंगल QPB साइन आई कितना लिखूंगा, साइन आई लिखूंगा, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी QB अपॉन PB, और QB कितना है R2 अपॉन PB, और R2 कितना है भाई V1t अपॉन PB। ये तो हो गया ट्राइंगल QPB में, सही है बात। अब बोर्ड पे देखो, अगर जो ये एंगल, ये तो रेडियस R1 है, ये I क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ये R क्या है, R, अरे इसे छोड़ो यहां पे आप, ये थोड़ा छोटा ही बन गया। एंगल R क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। बात समझ में आ रही है नहीं। तो यदि R है तो 90 माइनस R होगा, ये कितना होगा 90 माइनस R, और ये होगा R। देख लो चला आप ध्यान से थोड़ा सा, ये R है क्योंकि ये तो 90 है, ये 90 माइनस R और ये 90 डिग्री है, तो यहां पे 90, ये R आएगा, सही है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PBB डैश साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PB डैश अपॉन हाइपोटेनियस PB, और PB डैश किसके बराबर है, ये इस रेडियस के बराबर है PB डैश, सही है, R1 अपॉन PB, और R1 जो होगा V2 इंटू T अपॉन PB। V1 V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे अपन, है ना, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1t अपॉन PB डिवाइडेड बाय V2t अपॉन PB, से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा V1 अपॉन V2। सो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, और ध्यान से देखो यहां पे
v1 होगा c अपॉन n1, v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज दिस। तो v1 c upon n1 c upon n2 is equal to n2 upon n1. So sin I is equal to upon sin R is equal to n2 upon n1. Implies that n1 into sin I is equal to n2 into sin R is equal to constant. और यही क्या होता है बेटा, यही होता है आपका स्नेल्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में न्यूटन्स की कर्पस्कुलस थ्योरी नहीं आती कहीं भी, वो तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए। आता क्या, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ह्यूजेंस प्रिंसिपल में आता है एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए चित्र बनाएंगे सुंदर सा और एक्सप्लेन कर देंगे स्नेल्स लॉ। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया क्या, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। देखो सुनो सुनो, कितनी कितनी थ्योरी मैंने आपको इसमें जल्दी जल्दी मैंने ऐड कर दिया। हो सकता है समझ में आपके कम आया हो, लेकिन जब आप एक बार किताब से थ्योरी पढ़ोगे तो पूरा परफेक्ट समझ में आएगा। दूसरी बात, इसमें जेई मेंस और आईआईटी में कुछ ज्यादा खास आने वाला नहीं है, लेकिन बेसिक तो यही है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि लाइट जो है वेव फ्रंट की फॉर्म में चलती है, और वेव फ्रंट मैंने नहीं बताया, हाइगन्स ने बताया, मैंने तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, ह्यूजेंस ने बताया। वेव फ्रंट पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए सोर्स का निर्माण करता है, और इस नए सोर्स को सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, जिससे कि वेव फ्रंट आगे फॉरवर्ड में निकलता है, बैक में नहीं निकलता। और नए वेव फ्रंट की पोजीशन उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने से ऑब्टेन होती है। तो जब इस मीडियम में वो चल रहे थे तो इन स्पेयर की जो रेडियस है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड सेम है, सारे में स्पीड क्या है, सेम, तो इनकी सबकी रेडियस बराबर रहेगी। तो वेव फ्रंट ये हो गया, वेव फ्रंट ये। लेकिन जब ये वेव फ्रंट इस पोजीशन पर इंसिडेंट होता है, तो यहां पर जो वेवलेट है ये वेवलेट नए सोर्स का निर्माण करते हैं, और इसमें जो वेव फ्रंट निकलेगा वो उसकी रेडियस छोटी होगी, क्योंकि स्पीड जो है स्पीड कम है, जबकि इससे ज्यादा निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो नए इसी तरीके से देखो, इसमें ऐसे निकलेगा, इसमें ऐसे निकलेगा, इसमें ऐसे 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 करके ये सब सोर्स से निकलेगा, और नए सोर्स की जो पोजीशन होगा उन सब वेव फ्रंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम निकाल लेंगे। अब फिर ये सीधा सीधा यूं चलेगा, क्योंकि अब तो यहां पे स्पीड कितनी होगी, v2 v2t v2t v2t, ये सेम रेडियस के स्पेयर बनेंगे, और ये आगे की तरफ वेव फ्रंट झुक जाता है। बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन करूंगा, ये तो रिफ्रैक्शन का था, रिफ्लेक्शन भी मैं एक्सप्लेन। हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, देखो सेकेंड, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाय ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये है आपका मान लिया मिरर। तो जब इसमें प्लेन वेव फ्रंट आएगा, प्लेन वेव आ रही है, प्लेन वेव यूं करके आ रही है, तो आएगी, तो यहां तक तो अपना ठीक ठाक आएगी, वो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना। मैं पहले ही चित्र बता देता हूं आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो बनाने में। देखो इधर इधर ऐसे करके, ये रहा, ऐसे बनाना है अपने, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है ऐसे। तो दिस इज इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, है ना। ये हो गया इंसिडेंट एंगल। जब ये वेव फ्रंट यहां पे आएगा, देखो जरा, तो इससे न्यू सोर्स ऑफ लाइट निकलेगी। अब यहां पे तो मीडियम है ये,
इधर तो जाएगी नहीं लाइट, तो इससे वेव फ्रंट ऐसे निकलेंगे। देखो कैसे निकलेंगे वेव फ्रंट, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। और ये वाली लाइट का वेव फ्रंट तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ध्यान से देखो, जितनी देर में इससे वेव फ्रंट निकल करके यहां पे जाएगा, तो इस वाली लाइट का वेव फ्रंट तो आगे चला जाएगा। समझ में आई ना बात? और फिर इससे वेव फ्रंट निकलेंगे यूं थोड़ी देर के बाद, तो ये बड़ा वेव फ्रंट बन जाएगा ऐसे करके। बात समझ में आ रही है नहीं? जब ये यहां पे होगा तो इससे तो वेव फ्रंट ऐसे निकलेगा, फिर बड़ा होगा, लेकिन ये वाला वेव फ्रंट तो आगे ही जाता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, बनाना मत, अभी गंदा हो गया ये, समझे ना? तो क्या होगा, देखो इधर ऐसे करके, ये आई है, दिस इज द एंगल आई, ये। तो जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये वाला वेव फ्रंट थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा, लेकिन मीडियम तो सेम ही है। तो जब ये यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा और ये डिस्टेंस होगी vt, तो इसका जो रेडियस बनेगा ये, इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी vt। और नई पोजीशन जो होगी वेव फ्रंट की, वो इसे ऐसे मिलाने पे मिलेगी। ये हो गया वेव फ्रंट नया, समझे ना? नया वेव फ्रंट u, और इसकी रेडियस होगी ये vt। और फिर इस तरीके से इधर से भी वेव फ्रंट निकलेगा, तो लाइट ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये vt और ये vt। तो मैं इसके नाम लिख देता हूं, ये है pq, सॉरी p और q वेव फ्रंट था, और ये हो जाएगा आपका r। ये एंगल I है, ये 90 माइनस I, तो ये एंगल कितना हो जाएगा I। और मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल R था, तो ये 90 माइनस R, तो ये भी क्या हो जाएगा R। इसे मैं S लिख लेता हूं, इसे Q लिख लेता हूं। ये जो वेव फ्रंट है आपका, ये वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। बात समझ में आ रही है? और फिर आगे चलेगा, ये यूं आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ऐसे करके, यूं आएगा वेव फ्रंट और यूं जाएगा। तो मेरे को ये बताना आई और आर सेम है या नहीं है। तो इसमें देखो, इन ट्राइंगल कौन से में, QPR, QPR, QPR लगाऊंगा मैं, साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ इन ट्राइंगल ये लगाऊंगा मैं SRP, SRP साइन आर इज इक्वल टू PS अपॉन PR। और QR का मतलब है VRT, VT, और PR का मतलब तो PR ही है, और इसका मतलब VT अपॉन PR है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये आएगा VT अपॉन PR प्लस VT अपॉन PR डिवाइडेड बाय VT अपॉन PR इज इक्वल टू 1। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो इसका मतलब क्या है, I, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो ये एक्सप्लेनेशन है रिफ्लेक्शन का। बात समझ में आई? थोड़ा सा आप अपनी किताब में से देख करके चित्र बना लोगे, समझा मैंने आपको दिया है, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम दोबारा कभी पढ़ेंगे भी नहीं, आपको बोर्ड के लिए ये पढ़ा दिया। इससे हमें ह्यूगेन प्रिंसिपल के द्वारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना था, वो मैंने कर दिया। समझ में आई बात?